जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम शिशु। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षा कर रहे थे। सो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। पिछली कक्षा में हमने गांधी युग से शुरुआत करी थी। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके गांधी युग की का देख सकते हैं। थ्योरी पिछले क्लासेस में अपलोड हो गई। हम डेली में एमसीक्यू भी अपलोड कर रहे हैं, जो पीवाईक्यू हैं एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, यूपीएससी के और सारे स्टेट पीसीएस के। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार कर रहे हैं, चैप्टर वाइज स्टडी भी कर रहे हैं। देन वी आर डूइंग द एमसीक्यू प्रैक्टिस, ऑलराइट। और साथ में मैंने आपको बताया था कि यदि आपका रिस्पांस रहा, आपने हमें मैसेज किया, यदि मुझे 500 यदि मैसेज मिले कमेंट में तो मैं भेजन आईएएस के और अदर एग्जाम अदर कोई भी अच्छे से मटेरियल्स का मैं आपको करेंट अफेयर का भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा विथ शॉर्ट नोट्स, ऑलराइट। द हिंदू न्यूज़पेपर का भी शॉर्ट नोट्स आपको वीकली मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जहां आपको डेली आंसर्स राइटिंग करने को मिलेगा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के रिगार्डिंग, ऑलराइट। सो यू हैव टू ज्वाइन देयर बाय द लिंक, ऑलराइट। तो आइए, हमने जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमने पढ़ाया था आपको पिछले कक्षा के दौरान गांधीवाद के शुरुआत में हमने चीज़ें जो देखी थी। गांधी का आगमन देखा था भारत में दक्षिण अफ्रीका से, फिर उनका चंपारण सत्याग्रह, खेरा मूवमेंट देखा, और फिर असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, ये सब तमाम चीज़ें हम देख चुके थे पहली कक्षा के दौरान, ठीक है। तो दूसरी कक्षा में आज हम देखेंगे कि किस किस प्रकार की वैचारिक धाराएं और राजनीतिक यथार्थ 1920 के दशक में भारत में राष्ट्रवाद का क्या स्वरूप था। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में कुल मिला के देखेंगे 1920 के टाइम पे जो है असहयोग आंदोलन के वापस लेने या उसी के दौरान और क्या क्या मूवमेंट्स थे इन कंट्री के अंदर, और कौन कौन से विचारधाराएं पनप रही, समाजवादी क्या सोचते थे, स्वराजवादी क्या, अपरिवर्तनवादी, ये सब तमाम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये बीपीएससी के लिए तो एकदम रामबाण है ही। आपको मैं पूरे गारंटी से कहता हूँ कि मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सारे करा दूंगा, बट आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलराइट, विच कैन मोटिवेट मी एज वेल एज माई टीम, ऑलराइट। समाजवादी और स्वराजवादी और समाजवादी के कुछ विचारों का उदय देखते हैं। क्या हुआ, ध्यान से देखिए। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के वापस लेने तथा गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं में असंतोष की लहर उत्पन्न हो गई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वापस लिया आंदोलन तो कांग्रेस नाराज हो गए। राष्ट्रवादी दल अलग अलग खेमों में विभाजित हो गए, जिनमें दो अलग अलग गुट बटा। एक को बोलते हैं स्वराजवादी, दूसरे को बोलते हैं अपरिवर्तनवादी। एक हुए नो चेंजर और एक हुए चेंजर, प्रो चेंजर। जो प्रो चेंजर हैं वही स्वराजवादी बने, ठीक है। अब समझते हैं इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस को ध्यानपूर्वक देखते हैं, ऑलराइट। क्या क्या डिफरेंसेस थे इनके अंदर, स्वराजवादी और अपरिवर्तनवादी, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस थे। स्वराजवादी के प्रमुख नेता हुए CR दास और मोतीलाल नेहरू, और इधर अपरिवर्तनवादी के हुए सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, MN अंसारी, ये सब, ठीक है। पहला बात आपको याद होगा। हालांकि नेताओं के नाम पे जो भी सवाल पूछे गए ना तो बहुत टफ बन जाते हैं, क्योंकि अब इतना सारा नेता है, किसका किसका नाम याद रखा जाए। लेकिन PYQ से ये चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। आप जरूर PYQ की कक्षा देखें, जो हम इसके जस्ट बाद ही अपलोड करवाते हैं। मतलब हम दिन में 2 कक्षाएं लेते हैं और दोनों अपलोड करवाते हैं। अब समझते हैं स्वराजवादी पार्टी का गठन के बारे में समझते हैं। वर्ष 1922 में क्या हुआ, गया में कांग्रेस का अधिवेशन में प्रस्ताव को स्वीकार न होने के बाद 1 जनवरी 1923 को इनका गठन हुआ। क्या हुआ 1922 में, 22 में क्या हुआ, गया में अधिवेशन हुआ था, पर इसका प्रस्ताव, स्वराजवादियों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 1923 को इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य था कि विधान परिषद में क्या करो, प्रवेश करो और झूठे सांसद के रूप में उजागर करना। देखो बताते हैं हुआ क्या। जब इधर क्या कहता है, सॉरी, असहयोग आंदोलन जब छोड़ दिया गया तो उसके बाद प्रॉब्लम से आने लगी कि 2 तरह के गुट बचे। एक तो गांधी के समर्थक थे, वो तो अलग हो गए। फिर क्रांतिकारी, आप गौर से देखिएगा तो मैं आपको एक ओवरव्यू खींच रहा हूँ चैप्टर का। क्रांतिकारी विचारधारा सारी तेज हो गई, ठीक है। कांग्रेस भी 2 भागों में बट गया। एक कह रहा था कि हमें इलेक्शंस लड़ने दो, हम पार्लियामेंट में जाके विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों को काम करने में रोकेंगे वहाँ से। आप गौर से देखोगे गांधी जेल में रहे कुछ साल के लिए, जब तक 1929, 30, 31 तक आते आते तो अंग्रेजों ने सारे क्रांतिकारियों को लगभग को निपटा दिया था, ठीक है। फिर गांधी जी उधर से निकलेंगे जेल से। इधर प्रो चेंजर से भी काफ़ी, नो चेंजर हो तो प्रो चेंजर में काफ़ी डिफरेंसेस है। मुस्लिम लीग अलग ही खेल खेलेगा, है ना, ठीक है। फिर इसी बीच में क्या कहता है, अंबेडकर साहब की भी अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी आ जाएगी। तो ये तमाम डिस्प्यूट उस टाइम पे थे, ठीक है, कंट्री के अंदर।
अब हम आगे देखते हैं। उसी टाइम पे आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन के आसपास ही उसी नीचे साउथ में कुछ किसान आंदोलन भी हो रहे थे, जैसे त्रावणकोर में हो रहे थे ना, वाईकॉम सत्याग्रह के आसपास, है ना। फिर इधर अफगानिस्तान साइड भी विद्रोह चल रहे थे ना। तो ये तमाम उस समय की सिचुएशंस हैं कंट्री के। ऑलराइट, अब आइए कुछ देखते हैं आगे। हाँ, तो अब समझते हैं आगे। गांधी अब देखिए, अपरिवर्तनवादी की बात करते हैं। हमने परिवर्तन स्वराजवादी का देख लिया, उनका उद्देश्य था विधान परिषद में प्रवेश करने का, ठीक है। इधर अपरिवर्तनवादी जो थे, इनका उद्देश्य था गांधी जी के नेतृत्व में विधान परिषद को बहिष्कार को जारी रखना और जोर दिया तथा समाज सुधार, खादी और ग्रामीण उत्थान के रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। एक्चुअली इस बार यूपीएससी ने पूछा था कि सेकेंड टर्म में जो असहयोग आंदोलन था उसका रचनात्मक कार्यक्रम था, यानी दो तरह था, एक तो बाइकआउट करो और दूसरा था कि क्रिएट करो, दोनों चीज़ें थे एक साथ। तो जो सेकेंड वर्जन था ना वो एक्टिवली चल रहा था। जैसे आपको पता हो कॉलेज खुले थे, यूनिवर्सिटी खुली थी, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ खोल रही थी, है ना, ये तमाम चीज़ें एक्टिवली काम कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें चल रही थी। आगे देखिए, मुख्य रणनीति। राष्ट्रवादी मांगे पूरी न होने पर विधान परिषद में शामिल होकर उनकी कार्यवाही में बाधा करना। नारा था समाप्त करो या सुधारो, ऐसा नारा दिया गया था स्वराजवादियों के द्वारा, या तो मतलब विधान परिषद में जाओ और करो ये सब। अपरिवर्तनवादी का मुख्य रणनीति क्या था, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, ध्यान से देखिए। परिषदों का पूर्ण बहिष्कार करो, रचनात्मक कार्य करो, ठीक है, सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करो और भविष्य में होने वाले सविनय अवज्ञा के लिए तैयार हो। यानी भविष्य में जो आने वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा उसके लिए तैयार रहना। एकदम ध्यान से देखेंगे इस आइडियोलॉजी को, ठीक है। उपलब्धि देखते हैं। परिषद में चुनावी विजय प्राप्त की, कुछ प्रस्ताव पारित किए, सरकारी नीतियों की आलोचना की, परिषद की सीमाओं को लोगों के समक्ष उजागर किया, ठीक है। इनकी उपलब्धि ये रही कि जिसे ये जब ये पार्लियामेंट में पहुँचे जीत कर, तो इन्होंने वहाँ के बारे में बताया कि देखो अंदर क्या क्या चलता है, सिस्टमेटिक रूप से कितनी फैलवर है, ये सब तमाम चीज़ें उजागर की। मतलब उनके भ्रष्ट चरित्र, पार्लियामेंट्री के भी भ्रष्ट चरित्र, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कंट्री के भी भ्रष्ट चरित्र को उजागर करने का काम किया। वहीं जो ये नो चेंजर थे, उन्होंने क्या करा, अनेक रचनात्मक कार्य किए, परिषदों का बहिष्कार किया, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, खादी, ये सब में काम किया और सबने वगैरह के लिए ध्यान केंद्रित किया और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। प्रयास का परिणाम क्या हुआ, आरंभिक सफलता तो मिली, परंतु स्वराजवादी पार्टी को सांप्रदायिक तनाव सहित आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा, ठीक है, जिसके कारण वर्ष 1925 में प्रमुख नेतृत्वकर्ता CR दास की मृत्यु के बाद पार्टी में पतन हो गया। 1925 में क्या हुआ, CR दास की मृत्यु हो गई, तो जैसे उनकी डेथ हुई तो पार्टी में बहुत सारा डिस्प्यूट होने लगा, ठीक है। रचनात्मक कार्य उनका देखते हैं। जन संघर्ष के लिए दीर्घकालिक अहिंसक तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया और आंतरिक विभाजन को अलगाव तक सीमित रखा गया, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, एक तरफ इधर पार्लियामेंट विद्रोह हो रहा था और दूसरी तरफ गांधी के अगले आंदोलन के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किया जा रहा था, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल ग्राउंड का मतलब है कि उसमें विद्रोह कैसे करना, उसके लिए एक जनता को फिर अवेयरनेस करना। गांधी के का तो थॉट ही था ना, संघर्ष विराम और संघर्ष की राजनीति, तो वही कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी का क्या दृष्टिकोण है ये देखते हैं। शुरुआत में गांधी जी ने स्वराजवादी का विरोध किया क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि परिषद में उनके शामिल होने के जन आंदोलन का ध्यान हट जाएगा। उनको लगता था कि जैसे ही बड़े बड़े नेता चल जाएंगे उधर पार्लियामेंट के अंदर, मतलब बैठने लगेंगे, तो पार्लियामेंट से मतलब वहाँ पे जो उस टाइम पे जो असेंबली होती थी जहाँ इलेक्शन जीत के आते थे, तो उनको लगता था कि ये इनका आंदोलन से ध्यान हट जाएगा। 1923 में चुनाव के बाद उन्होंने इसकी भागीदारी का समर्थन किया। फिर पहले विद्रोह किया गांधी जी ने, फिर बाद में सपोर्ट देने लगे। ऑलराइट, इधर नो चेंजर के साथ क्या हुआ, गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था। गांधी जी ने अपरिवर्तनवादी नीति के नेतृत्व किया और उनका मानना था कि बहिष्कार की नीति को बनाए रखना आवश्यक है। अंततः 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में स्वराजवादियों के साथ समझौता हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि स्वराजवादियों के साथ कब समझौता हुआ, तो वो हुआ था आपका बेलगाम अधिवेशन में, ठीक है। आप कॉपी पेन दोस्तों लेके बैठिए, आपको बहुत सारा फैक्ट ऐसा देखने को मिलेगा जो आपके आगामी परीक्षा के दौरान उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कुछ चुनौतियां देखते हैं और उसका सामना जो करना पड़ा ये देखते हैं, ठीक है। क्या क्या चुनौती था और उसका क्या क्या सामना करना पड़ा, ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्वराजवादियों को जो सामना करना पड़ा, आंतरिक विभाजन हुआ, गठबंधन निर्माण में असमर्थता आई, राष्ट्रवादी मंच को पूरी तरह बनाए रखने में विफलता रही और सांप्रदायिक तनाव, ये सब आया। उनको क्या आया, बहिष्कार
को बनाए रखने और रचनात्मक कार्य के प्रति प्रतिबद्धता में चुनौती का सामना करना पड़ा तथा परिषदों में शामिल होने से मना किया। ये सब प्रॉब्लम्स थे उनके। अब आगे देखते हैं स्वराजवादियों की विधायी कार्रवाई देखते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे काम किए। स्वराजवादियों ने परिषदों की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया, स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किए, नागरिक स्वतंत्रता की मांग की और ब्रिटिश दमनकारी नीतियों को उजागर किया। ये सब काम किए थे उन्होंने। अब परिवर्तनवादी ने विधान परिषद में शामिल होने से इनकार किया तथा इनके स्थान पर रचनात्मक कार्य को भविष्य में सविनय अवज्ञा के लिए तैयार रखा पर ध्यान केंद्रित किया। ये सब पहले ही पढ़ चुके, ठीक है। अब समझते हैं रचनात्मक कार्य को प्राथमिकता। स्वराजवादी ने अपरिवर्तनवादी के रचनात्मक कार्य की आलोचना की क्योंकि उनकी गति अत्यधिक धीमी थी, ठीक है। स्वराजवादी अपरिवर्तनवादी को कहते थे कि आप बहुत स्लो चलते हैं। खादी शिक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों को स्वीकार करते हुए इन्होंने इसे माना, ठीक है। उनका मानना था कि इससे ब्रिटिश शासन पर तत्काल प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। वे रचनात्मक प्रयासों की तुलना में सविनय अवज्ञा और असहयोग के पक्षधर थे। उनका तर्क था कि स्वराज के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के साधन के रूप में ये अधिक प्रभावी है, ठीक है। उनका ये मानना था। एक बार फिर से ये पॉइंट पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ सवाल बन सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए देखते हैं इनका कहना है। देखिए स्वराजवादी ने अपरिवर्तनवादी के रचनात्मक कार्य की आलोचना की क्योंकि उनकी गति अत्यधिक धीमी थी, ठीक है। कह रहा है खादी शिक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों को स्वीकार करते हुए उनका मानना था कि इससे ब्रिटिश शासन पर तत्काल प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मतलब मानना था कि इससे मतलब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। वे रचनात्मक प्रयास की तुलना में सविनय अवज्ञा और असहयोग के पक्षधर थे, ठीक है। उनका मानना था कि रचनात्मक पर कम ध्यान दो और सविनय अवज्ञा पर ध्यान दो और असहयोग पर ध्यान दो। उनका तर्क था कि स्वराज के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने का साधन के रूप में ये अधिक प्रभावी, ठीक है। वो रचनात्मकता कार्य से ज़्यादा ये सब पे ध्यान देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं। अपरिवर्तनवादियों ने सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, खादी चरखा को बढ़ावा देने और आदिवासी और निम्न जातियों के उत्थान के लिए खेरा और बारदोली में आश्रम स्थापित किए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए कार्य किए। प्रमुख पहलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की स्थापना करना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत प्रदान करना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की रीढ़ थी, ठीक है। ये समझ में आ गया अच्छे से? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा तो आप बता दीजिएगा, फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब समझते हैं, उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया। आइए अब आगे देखते हैं। 1920 के दशक में भारत में नई शक्ति का उदय हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं। भारत में वामपंथी आंदोलन की उत्पत्ति। वामपंथी आंदोलन यानी लेफ्ट मूवमेंट शुरू हो गया कि विकास के प्रमुख कारण को प्रभावित कौन कौन कारक थे जिसके कारण लेफ्ट मूवमेंट के स्टार्ट हुए। भारतीय उद्योग का विकास। क्या हुआ? आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरूप नए राजनीतिक विचारों का उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या हुआ कि जब इकोनॉमिकली रूप से कंट्री डेवलप करने लगा, मतलब कंट्री क्या डेवलप, अंग्रेज की कुल मिलाकर डेवलपमेंट हो रही थी, पर उद्योग धंधे लग रहे थे, फैक्ट्रियाँ लग रही थी, तो उसके साथ विचार बदलने लगे। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक तनाव। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद महंगाई बढ़ गई थी। आपने पढ़ा होगा कि कैसे उन्होंने ट्रेड के टाइम पे जो विदेश से हमारे यहाँ सामान आते थे और हमारे से उनके, तो उन्होंने टैरिफ ज़्यादा लगा दिया था। ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक तनाव। प्रथम विश्व युद्ध ने विद्यमान आर्थिक कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा दिया। फिर है बोल्शेविक क्रांति की सफलता। युवा राष्ट्रवादियों को भारत के सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों के लिए क्रांतिकारी साधन खोजने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसमें बोल्शेविक मूवमेंट हो रहा था, तो वो उसने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन्हें प्रभावित किया, ठीक है। अब हम प्रमुख व्यक्ति के बारे में समझते हैं, ठीक है। आइए, व्यक्ति और उनके योगदान। एम.एन. रॉय। भारत के साम्यवादी विचारों को विकसित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। एम.एन. रॉय, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के वामपंथी दल के प्रभावशाली नेता जो समाजवादी विचारों को प्रभावित थे। फिर एन.एस. डांगे वर्ष 1924 के कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में शामिल थे और साम्यवादी विचार के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये पॉइंट बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको इसको कलर कर देता हूँ, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब समझते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, ठीक है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो था, कौन स्थापना किया था इसका? एम एन रॉय ने, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे, बहुत लोग लाला लाजपत राय मार के आ जाएंगे। सीपीआई की स्थापना करते हैं। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में हुई। वर्ष 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस में सरकारी दमन का सामना करने के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और मार्क्सवादी विचारों को बढ़ावा दिया और अपनी वामपंथी उपस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ध्यान समझते हैं, इसकी स्थापना हुई 1925 में भैया, ठीक है। और कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन हुई थी। वर्ष 1929 में इन्होंने क्या किया? मेरठ षड्यंत्र केस में सरकारी दमन का सामना करना पड़ा। मेरठ षड्यंत्र केस इनके पार्टी पे लगी थी, ठीक है। पर ये जो थे वामपंथी उपस्थिति को सुदृढ़ करते और कांग्रेस से भी इनकी मेलमिलाप चल रही थी। अब समझते हैं भारत में वामपंथी आंदोलन के बारे में, ठीक है। भारत में वामपंथी आंदोलन, भारत में साम्यवाद, रूसी क्रांति के बाद साम्यवादी विचारधाराओं को बल मिला। वर्ष 1925 में क्या हुआ? सीपीआई की स्थापना ने भारत के संगठित साम्यवादी प्रयासों को चिन्हित किया, ठीक है। विकास और विभाजन, सीपीआई की को आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा कि जिसके कारण सीपीआईएम जैसे गुटों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब समझते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, ठीक है। आइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में समझते हैं। 17 मई 1934 को पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछ सकता है, आचार्य नरेंद्र देव की स्थापना 17 मई 1934 को, ठीक है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का विरोध करते हुए, दो वर्ग थे आपको पता, मार्क्सिस्ट में सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। तो सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट। सर्वहारा वर्ग उसको बोलते हैं जो अमीर हों, ठीक, कैपिटलिस्ट हों, और बुर्जुआ वर्ग उसको बोलते हैं जो दमन, जिनका जो विक्टिम्स हों, मतलब जो जिनका शोषण हो रहा, ठीक है। विरोध करते हुए सहकारी अर्थव्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था, कोऑपरेटिव की बात करने लगे। स्वतंत्र किसान और स्थानीय शासन का समर्थन किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के अंदर कट्टरपंथी उपायों को अपनाने पर बल दिया, जिससे बिचौलियों को समाप्त करना और किसानों के कर्जे को माफ़ करना शामिल था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करने के लिए संघर्ष किया। अंततः नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा समाजवादी एजेंडा अपनाने के कारण यह भंग हो गया। अब बाद में जब नेहरू जी समाजवादी एजेंडा अपना ही लिए थे तो फिर इस पार्टी का रहने कोई अस्तित्व बचा ही नहीं, क्योंकि अब जब इनका जो बात था वो चल ही रहा है तो फिर क्या ही करेंगे जाके, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी की बात करते हैं। उद्भव और विकास, 1940 में बंगाली समाजवादी आंदोलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने सोवियत शैली के समाजवाद और गांधीवाद दृष्टिकोण दोनों की आलोचना की, क्योंकि एक तो यूएसएसआर के भी मॉडल को उन्होंने नकार दिया था और गांधीवाद को भी। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और केरल के सक्रिय थे, ठीक है। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने पूंजीवादी और स्टालिनवादी दोनों मॉडलों का विरोध करते हुए मजदूर वर्ग के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। ये जो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी थी ये मजदूर वर्ग पर ज़्यादा केंद्रित थी। हालांकि इसे सीमित चुनावी सफलता ही मिली, लेकिन इसने वामपंथी नीतिगत बहसों और मुद्दों को प्रभावित किया। अब भाई वामपंथी विचारधारा को तो काफ़ी अच्छा प्रभावित कर रहे थे लोग, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं आगे, ठीक है। कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवा सक्रियता का उदय, ठीक है। युवाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी ऊर्जा और दूरदर्शिता के साथ इस पथ को आकार दिया। युवाओं की बात करते हैं, ठीक है। संगठनात्मक मंच, 1920 से 1930 के दशक तक उत्तरार्ध में युवाओं ने विचारों के आदान प्रदान और रणनीति बनाने के लिए छात्र संघ और राजनीतिक विंग का स्थापना करा। 1928 के महत्व देखते हैं। अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अनुभवी ज्ञान और युवा जोश का मिलन का प्रतीक हुआ। ये छात्र संघ में गए थे ये मिस्टर नेहरू। सक्रिय भागीदारी की बात करते हैं। युवा कार्यकर्ता जो थे वो बहिष्कार, विरोध और अहिंसक प्रतिरोध में शामिल हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, ठीक है। आगे देखते हैं साहित्यिक प्रभाव देखते हैं, ठीक है। साहित्य, उन्होंने एक स्वतंत्र भारत की कल्पना करने वाले पैम्पलेट और भूमिगत होकर समाचार पत्रों को छापने और उन्हें प्रसारित किया था।
औपनिवेशिक दमन में उन्होंने क्या हेल्प करा था देखते हैं। अंग्रेजों ने युवाओं को प्रभाव को दबाने के लिए गिरफ्तारी, निष्कासन का उपयोग किया, लेकिन ऐसी रणनीति से उनके प्रतिरोध को और अधिक बढ़ावा मिला। ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं अगला, 20वीं सदी में आरंभ में ट्रेड यूनियनवाद का विकास, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड यूनियनवाद जो ईपीओके की तैयारी करते हैं उनको बहुत काम आता है। इसके बारे में समझते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है की स्थापना 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बॉम्बे में की गई थी, जिससे विभिन्न औद्योगिक श्रमिकों के लिए उनके अधिकार और न्याय के समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच निर्मित हुआ था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा ना। अब देखिए हिस्ट्री हम ऐसे कॉपी पिक पेन से कैसे लिख के बता सकता हूँ, नहीं तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, है ना। उल्लेखनीय हड़तालों और आंदोलनों की बात करते हैं। कहता है खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, खराब कार्य स्थिति और अनुचित वेतन विरोध की शुरुआत की हड़ताल हुई थी। खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप। टाटा आयर एंड स्टील वर्कर्स की बात करते हैं, श्रमिकों को भेदभावपूर्ण वेतन और कार्य की स्थिति का विद्रोह किया था। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स की बात करते हैं, मिल श्रमिकों द्वारा उचित वेतन, काम घंटे और सुरक्षित वातावरण की मांग के साथ अत्यधिक अव्यवस्थित हड़ताल को अंजाम दिया। ठीक है, कुछ प्रमुख उपलब्धि देख लेते हैं। मई दिवस का उत्सव, वर्ष 1923 में प्रथम मई दिवस मद्रास में मनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक एकजुटता का प्रतीक था और श्रमिकों को अधिकार पर प्रकाश डालता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिया, इससे आ सकता है सवाल। ठीक है, अब आगे समझते हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में। 20वीं सदी के आरंभ में भारत में जातीय आंदोलन सामाजिक राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरा, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक विरोधाभासों और सामाजिक सुधारों की आकांक्षाओं को संबोधित किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे कुछ आंदोलन को देखते हैं, ये यूपीएससी में सर पूछा सवाल पेरियार आंदोलन को लेकर 2025 में, है ना। कह रहा है आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में गैर ब्राह्मण और द्रविड़ समानता पर ध्यान केंद्रित किया। ब्राह्मणों वर्चस्व और तर्कहीनपूर्ण रीति रिवाजों को थी, यानी गैर ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में था। ठीक है, नेतृत्व में द्रविड़ समानता ध्यान केंद्रित किया और ये किया। ठीक है, अगला सतशोधक समाज की बात करें। 19वीं सदी में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित निम्न जाति के अधिकारियों को शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। जस्टिस पार्टी की बात करते हैं, इसकी 1916 में बना था। इसकी स्थापना मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मण अभिजात वर्गों ने राजनीतिक वर्ग और नौकरी में आरक्षण की मांग के लिए किया था। ठीक है, फिर अखिल भारतीय गैर ब्राह्मण सम्मेलन, गैर ब्राह्मण के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई। फिर महार आंदोलन, BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महार समुदाय के उत्थान पर ध्यान केंद्रित था। वैसे मैं ये सब सारे आंदोलन अलग से भी पढ़ाऊंगा, है ना। अगला देखते हैं, कट्टरपंथी एजवा आंदोलन, के अय्यप्पन के नेतृत्व में एजवा समुदाय की स्थिति सुधार लाने के लिए उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। फिर यादव आंदोलन, इसके द्वारा बिहार में यादव समुदाय की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया था। ठीक है, अब आगे समझते हैं राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रजामंडल आंदोलन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में विशेषकर रियासतों के अंतर्गत उभर कर आया। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के बाद इस आंदोलन ने जन संगठनों की स्थापना में मदद की। इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन करने वाले समानता शासन और अंतर्गत लोगों को शिकायतों का समाधान करना। इनका मानना था कि लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको डील करो, है ना, ये सबको। सामंतवादी विरोधी और उपनिवेशवादी विरोधी था ये आंदोलन। ठीक है, सामंतवादी समझते हैं आप लोग, नहीं समझते हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री में जाकर मैं फिर पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। उपनिवेशवाद भी समझते होंगे, ये तो 8 क्लास की NCERT पढ़ी। इन आंदोलनों का उद्देश्य सामंती राजकुमारों और ब्रिटिश प्रशासन दोनों का मुकाबला करना था तथा रियासतों की जनता के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करना था। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार पर ध्यान केंद्रित था। प्रजामंडल आंदोलन की प्राथमिक मांग लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देना था। ठीक है, अब आगे समझते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन। हितवर्धन सभा की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1921 में पूना में हुई। यह दक्षिण रियासतों के लोगों के समक्ष आने वाले मुद्दे पर केंद्रित था, हितवर्धन सभा। फिर अखिल भोर संस्था प्रजा सभा, इसकी स्थापना 1921 में वामन राव पटवर्धन द्वारा भोर क्षेत्र में की गई।
यह जनता को प्रभावित करने वाली स्थानीय समस्याओं को निपटाना करने पर केंद्रित थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधि 1920 के दशक में। ये सब सारा देख लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, ये देखने से पहले हम ये वाला इधर वाला पूरा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, तो छूट जाएंगे। आइए देखते हैं। अखिल भारतीय जन परिषद संघ वर्ष 1927 में बॉम्बे अधिवेशन में रियासतों के राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिवर्तन कर दिया। रियासतों की जनता के लिए उत्तरदायी शासन और अधिकार की बात की गई। ठीक है, फिर समझते कांग्रेस की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया। मद्रास अधिवेशन ने प्रजामंडल आंदोलन की मांगों का समर्थन किया और इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष के साथ एकीकृत किया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ईजी है। अब आगे समझते हैं प्रजामंडल आंदोलन में कांग्रेस का योगदान। कांग्रेस पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों, विशेष रूप से गांधीवादी आंदोलन में प्रजामंडल आंदोलन को बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। उड़ीसा में कांग्रेस नेताओं ने रियासतों की स्थितियों को संबोधित करने के लिए 1937 में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे 1938 में एच के मेहतावा के नेतृत्व में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, जुलाई 1937 में उड़ीसा में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना में निरंकुश शासकों के विरुद्ध और अधिक सक्रियता को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या थी, ये देख लेते हैं। रूसी क्रांति के बारे में समझते हैं। सोवियत संघ की स्थापना ने भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, जिससे उनके संघर्ष में मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधाराओं को समावेश हुआ। ठीक है, फिर समझते हैं कम्युनिस्ट समूह का उदय। नवीन कम्युनिस्ट संगठन ने मार्क्सवाद के समर्थन किया और क्रांति में सर्वहारा वर्ग की भूमिका को जोड़ दिया। फिर है प्रकाशनों की भूमिका। ठीक है, प्रकाशन मतलब जो प्रिंटिंग होते हैं। आत्मशक्ति, सारथी और बिजौली जैसी पत्रिकाओं के साथ सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा बंदी जीवन और शरद चंद्र चटर्जी द्वारा ये क्या लिखा हुआ, पाथेर देवी जैसे प्रतिबंधित साहित्य ने क्रांतिकारी बलिदान का महिमा मंडन किया और समाजवादी विचारों के प्रसार किया। ठीक है, नोट, क्रांतिकारी विधियों का चरण 1907 से 17 पर भी हम अध्ययन फिर से करेंगे। ठीक है, आइए कुछ यहाँ पे कुछ हैं दिए हुए क्रांतिकारियों के बारे में। उसके बाद हम साइमन कमीशन देखेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर को आज द एंड कर देंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधि 1920 के दशक में चरण 2 में कौन कौन थे। ठीक है, कुछ संगठन का नाम देखेंगे और उनके काम देखेंगे। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं इसको। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। संबंधित व्यक्ति और विवरण देखें। ठीक है, कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, HRA को। इसका उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सरकार को समाप्त करना और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गणराज्य की स्थापना करना। ठीक है, सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदल के सोशलिस्ट बस जोड़ दिया गया, बीच में किया गया। ठीक है, जो समाजवादी विचारों की ओर वैचारिक बढ़ावा देता थे। प्रमुख प्रतिभागी में भगत सिंह थे, सुखदेव थे, भगवती चरण बोहरा थे पंजाब से, विजय कुमार सिन्हा थे, शिव वर्मा थे, जयदेव कपूर थे, शामिल थे। भौगोलिक रूप में केंद्रित पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में सक्रिय समाजवादी की ओर परिवर्तन। आरंभ में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गठित HRA ने वर्ष 1928 में HSRA के रूप में पुनः स्थापित किया, जो समाजवाद की ओर झुकाव में परिवर्तन को दर्शाता है। चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में HSRA जो है ने स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए समाजवादी दृष्टिकोण के पक्ष लेते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। स्वतंत्रता के बाद, ये बात याद रखिएगा।
अब समझते हैं अगला काकोरी काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में समझते हैं। 1925 में हुआ, काकोरी लखनऊ के पास है, ठीक है। HRA क्रांतिकारी द्वारा लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास 8 डाउन ट्रेन को लूटने की योजना को अंजाम दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रमुख थे व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाड़ी को फांसी दे दी गई, ठीक है। फिर समझते हैं सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है। ये हुआ दिसंबर 1928 में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका कारण था लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता हो जब साइमन कमीशन का विद्रोह हो रहा था तो उसी टाइम पे लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी उसके अगेंस्ट में। साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने गलती से अपने लक्षित जेम्स स्कॉट के स्थान पर PC सैंडर्स की हत्या कर दी, ठीक है। फिर अप्रैल 1929 में क्या हुआ, वहाँ पे बम फोड़ा गया कि असेंबली में, ठीक है। भगत सिंह बटकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल हॉल में ही बम फेंका, लेकिन बम विस्फोट का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि एक संदेश देना था। दोनों का उद्देश्य इस मुकदमे का उपयोग क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के अवसर के रूप में करना था, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस देखते हैं 1929, ठीक है। विभिन्न श्रमिक नेता और 3 अंग्रेज पर रेलवे हड़ताल आयोजित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया, ठीक है। आरोपी को कई सजाएं मिली, जिसका कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। भारत में कम्युनिस्ट प्रभाव को लेकर ब्रिटिश चिंताएं बढ़ गई, ठीक है। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में कानपुर में हुआ। मुख्य आरोपी मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलीन गुप्ता, SN डांगे, गोपाल बास्का थे, ठीक है। आगे देखते हैं। आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ते प्रभाव को दर्शाते थे, ठीक है। फिर समझते हैं गदर षड्यंत्र 1915 में विश्वव्यापी भारत माता हरदयाल, रघुवीर सिंह और अन्य लोगों के नेतृत्व में हुआ था। सशस्त्र विद्रोह शुरू करने का षड्यंत्र रचा, अनेक षड्यंत्रकारी को फांसी दी गई, जेल में डाला गया। इस षड्यंत्र ने भारतीय प्रवासियों को संगठित किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर जोर पड़ा, ठीक है। बरार षड्यंत्र केस 1916 में बात करते हैं इसका, ठीक है। RN निम्बकर और अन्य लोगों ने सशस्त्र विद्रोह भड़काने में शामिल थे, ठीक है। आरोपियों को अलग अलग तरीके से सजाएं दी गई, जिससे क्रांतिकारियों में आक्रोश बढ़ा और स्वतंत्रता आंदोलन का दायरा व्यापक हुआ और अन्य लोगों को भी इस आंदोलन में शामिल होने की प्रेरणा मिली। बॉम्बे षड्यंत्र केस 1917 में देखते हैं। प्रमुख व्यक्ति थे VN चटर्जी, जोसेफ वेफिस्टा और अन्य, ठीक है। यह मामला राजद्रोह और युद्ध भड़काने संबंधी था और आरोपी कारावास से शहरी असंतोष बढ़ा और स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षित भारतीयों की भूमिका देखी गई, ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 1927 तक चला। कई पश्तून नेता ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों और षड्यंत्र में शामिल थे। आजीवन निर्वास सहित कठोर सजाओं ने ब्रिटिश के साथ असहयोग करने को बढ़ावा दिया, विशेषकर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, ठीक है। अब समझते हैं चटगांव में जो हुआ था शस्त्रागार छापा अप्रैल 1930 बंगाल में। सूर्य सेन और अपने सहयोगी अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बाउल के साथ मिलकर आयोजित किया गया था, ठीक है। इस छापे का उद्देश्य यह दिखाना था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सशस्त्र शक्ति को चुनौती देना संभव है। हालांकि इस छापे से तत्कालिक परिणाम प्राप्त नहीं हुए, लेकिन यह प्रतिरोध शक्तिशाली प्रतीक बन गया, ठीक है। इससे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। माइकल ओडायर की हत्या की बात करते हैं 1940 में जो हुआ था। उधम सिंह ने लंदन के किंगस्टन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को हत्या कर दी 13 मार्च 1940 को। ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी था, जिसमें उधम सिंह बच गए थे।
अब समझते हैं क्रांतिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के इस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। जेल में बंद होने के बाद उन्होंने राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल के माध्यम से खराब परिस्थितियों का विरोध किया। जतिन दास पहले शहीद हुए, जतिन दास जो थे पहले शहीद, उनकी मृत्यु 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद की इलाहाबाद फरवरी 1931 में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई, जबकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह का योगदान जो है ये हम आगे देख रहे हैं। इनका जन्म जो 1907 में हुआ। क्रांतिकारी विचारधारा थी इनकी, आतंकवाद से मार्क्सवाद की ओर स्थानांतरित हुए थे, शोषण के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित और HRA के घोषणा पत्र में इनके बाद राजनीतिक संगठन देखते हैं। पंजाब नौजवान सभा युवाओं और श्रमिकों को शामिल किया, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, लाहौर, ठीक है आगे देखते हैं। लाहौर छात्र संघ, छात्रों के लिए कानूनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया। फिर सांप्रदायिकता का विरोध, राजनीतिक एकता, राजनीति से धर्म की ओर अलग करने का समर्थन किया। ठीक है, धर्म की आलोचना की, मैं नास्तिक हूँ जैसा बात लिखा हूँ। ठीक है, अब अगला समझते हैं साइमन कमीशन, उसके बाद शायद थोड़ा सा ही और बचा होगा। बस धैर्य रखिए दोस्तों, बस इस लास्ट पेज है साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 की बात करते हैं। 8 नवंबर 1927 को भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद भारत के प्रगति की समीक्षा करने के लिए लेकर आई थी। इसका लीडर जो था वो सर जॉन साइमन था, क्लेमेंट एटली, सर हेनरी लेवी लॉसर और सर एडवर्ड सेसली, जॉर्ज कैडोगन, वार्नेन हार्टेसेंस, जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स, डोनाल्ड स्टालिन पामर हार्डवेयर था। ये नाम भैया याद कर लीजिएगा, कभी पागल जैसा पूछ सकता है PCS कौन कौन था। आप बताओ यार, इतना सारा नाम कौन याद रखे, क्यों पूछता है पीछे से, हमको तो आज से समझ नहीं आया। अरे यार तुम थॉट पूछो, आइडियोलॉजी पूछो, कोई बात भी हो, चेंजेस पूछो। हिस्ट्री का मतलब चेंजेस होता है, फैक्ट नहीं होता। वो पूछते हैं बताइए इस डेट को कौन जन्मा कौन मरा, कुत्ता का पूछ सीधा क्यों होता है, टेढ़ा क्यों नहीं होता है, कितना लेंथ होता है, ये पूछते हैं। सांप कहाँ रहता है, बिल में रहता है कि छत पे रहता है, पेड़ पे रहता है, इस टाइप के पागल जैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं। अब उन कहते हैं कि हम मेमोरी पावर चेक कर रहे हैं। अरे भैया मेमोरी पावर चेक करना है और भी तरीके हैं, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करा दो, कानून रटवा दो अभी से ही, ताकि प्रशासन व्यवस्था चलाने में भी आसानी हो। तो नहीं, वो पूछेंगे कब जन्मा कब मरा, बताओ यार कोई काम है इसका, जोड़ दो बाकी प्रशासन व्यवस्था का सिलेबस अभी से ही, कौन मना कर रखा है। उद्देश्य देखते हैं, सुधार के लिए भारत की तत्परता का आकलन करना, ब्रिटिश सरकार को परिवर्तनों की सिफारिश करना। ठीक है, राजनीतिक संदर्भ देखते हैं, कंजर्वेटिव सरकार का लक्ष्य था लेबर पार्टी की जीत से पहले कार्रवाई करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही थी इस पर। भारतीयों की प्रतिक्रिया देखते हैं, भारतीयों द्वारा बहिष्कार, इसका कोई सदस्य भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, इसे अलोकतांत्रिक माना जाता है। कांग्रेस का बहिष्कार, कांग्रेस ने इसे बहिष्कार किया। दिसंबर 1927 में मद्रास में HN अंसारी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। विरोध, 3 फरवरी 1928 को बम्बई के आगमन, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, लखनऊ में हड़ताल, रैली और विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ठीक है, पुलिस हिंसा, अक्टूबर 1928 के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिसके कारण भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। BR अम्बेडकर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और दलित वर्गों के लिए सुरक्षा की वकालत की। ठीक है, साइमन आयोग की क्या सिफारिश थी ये देखते हैं थोड़ा सा। साइमन आयोग की सिफारिश देखते हैं 1930 में। प्रांतीय सुधार, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करना, विधान परिषदों में वृद्धि करना, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना और सुरक्षा के संबंध में राज्यपालों को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करना, ये सब प्रांतीय सुधार में बात कही गई थी। ठीक है, कुछ देखते हैं केंद्रीय सुधार में क्या कहा गया था। संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार करना, गवर्नर जनरल के अधिकार को मजबूत करना, उच्च न्यायालय पर केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार करना, ऐसा बात कहा था उन्होंने। संघवाद के बारे में क्या कहा था, क्रमिक संघवाद हो, ग्रेटर इंडिया के
की परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की बात करते थे। स्थानीय विधानमंडल की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के लिए केंद्र में प्रतिनिधित्व हो। पृथक भाग संबंधी प्रस्ताव। बम्बई से सिंध, भारत से बर्मा को पृथक करने का प्रस्ताव था। सैन्य के बारे में, सेना का भारतीयकरण, ब्रिटिश सेना को बनाए रखना, ऐसी बात थी। ठीक है, इसकी सिफारिश थी साइमन आयोग की। अब समझते हैं नेहरू रिपोर्ट। आइए देखते हैं नेहरू रिपोर्ट ईगो का परिणाम है। चलिए, कह रहा है वर्कनहेड की चुनौती दी थी। लॉर्ड वर्कनहेड ने भारतीय एकता को प्रोत्साहित करते हुए एक एकीकृत संविधान प्रस्ताव करने का आह्वान किया था। पहल थी 1928 में सर्वदलीय बैठक ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक उप समिति नियुक्त की। ठीक है, समिति के सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, M.N. अन्नी, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी, R.S. प्रधान। ठीक है, अंतिम रूप से अगस्त 1928 में इसे दिया गया था। ठीक है, इसकी अनुशंसाएं देखते हैं। इससे संबंधित यूपीएससी में बहुत बड़ा सवाल है और विभिन्न एग्जाम में भी आते रहते हैं। ठीक है, आइए इसकी अनुशंसाएं देखते हैं। डोमिनियन स्टेट्स की बात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासित डोमिनियन के समान डोमिनियन स्टेट्स प्रस्तावित किया गया था। निर्वाचन प्रणाली देखते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल को खारिज किया गया और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल का समर्थन किया गया, पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों को छोड़कर जहां वे बहुसंख्यक में थे। ठीक है, प्रांतीय सुधार की बात की गई। भाषाई प्रांतों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार में महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि सहित 19 मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव लिया गया था। ठीक है, शासन प्रणाली से संबंधित क्या प्रस्ताव थे ये देखते हैं। भारतीय संसद प्रतिनिधित्व सभा 500 सदस्य वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुने गए, 5 वर्ष का कार्यकाल था। सीनेट 200 सदस्य प्रांतीय परिषद द्वारा चुने गए, 7 वर्षों का कार्यकाल था। ठीक है, गवर्नर जनरल की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता है था। संसद के प्रति उत्तरदायी केंद्रीय कार्यकारी परिषद के साथ कार्य करता था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रांतीय परिषद के बारे में। एक गवर्नर की अध्यक्षता में प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करती थी। ठीक है, मुस्लिम हितों की सुरक्षा की बात करते हैं। मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की गई थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं संदर्भ और महत्व। डोमिनियन स्टेट का क्या महत्व है, क्या संदर्भ है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस डोमिनियन स्टेट के लिए 2 वर्ष की समय सीमा तय की गई, फिर बाद में घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। वहीं अगर समय सीमा पूरा से सबने अवज्ञा की धमकी दी गई थी कि नहीं किए टाइम पे तो ऐसा करेंगे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नेहरू और बोस द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त को अपनाया गया था। नेहरू द्वारा तिरंगा फहराना 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को स्वतंत्रता संबंधी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, कह रहा है सीमाओं के बावजूद नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय शासन के संवैधानिक सुधार के भविष्य के लिए कुछ काम किए थे। अब आगे देखते हैं। मुस्लिम और हिंदू की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया हुई थी इसके बाद। ठीक है, अब एक समझते हैं दिल्ली प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसे पारित किया था, दिल्ली प्रस्ताव 1927 में। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात करते थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को का संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन हो, मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करना। ठीक है, कहते थे केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के बारे में, मुसलमान के लिए 1/3 सीट जो है मतलब रिजर्व करने की बात करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मांगते थे पंजाब और बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी धर्म के लोग ज़्यादा थे। नए प्रांत की बात करते हैं। सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का मुस्लिम बहुल प्रांतों के रूप में निर्माण करना। ठीक है, हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया क्या रही थी? इन्होंने विरोध किया पंजाब और बंगाल में नए मुस्लिम बहुल प्रांतों और आरक्षित सीटों के विरुद्ध सांप्रदायिक वार्ता को जटिल बनाते हुए एकात्मक राजनीतिक संरचना का समर्थन किया। ठीक है,
चलिए देखते हैं जिन्ना के 14 सूत्री मांग के बारे में। प्रांतीय अपशिष्ट शक्ति से संयुक्त संघीय संविधान बनाने का बात करते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता और राज्य की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं हो, ऐसी बात करते थे वो। सभी विधानसभाओं निर्वाचन निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व हो, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मुस्लिम बहुल प्रांत अल्पसंख्यक न बन जाए। ठीक है। सेवाओं और स्वशासनीय निकाय में मुस्लिम का प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय विधायिका किसी भी कैबिनेट में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व रहेगी, मतलब आरक्षण की बात कर रहे थे। ठीक है। आगे कहना था उनका कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना, अल्पसंख्यकों के लिए वीटो शक्ति हो, यदि अल्पसंख्यक का 3/4 हिस्सा इसका विरोध करता है तो कोई विधेयक पारित नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय पुनर्निर्माण की बात करें, पंजाब, बंगाल और जो ये NWEF में मुस्लिम बहुसंख्यकों को रक्षा करने की बात करते हैं। सिंध को बम्बई से अलग करना, ऐसा बात करते थे। ठीक है। NWFP और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार की बात करते थे। सभी संविधानों में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी मांगते थे। मुस्लिम अधिकार की सुरक्षा की बात करते थे। धर्म, संस्कृति, शिक्षा, भाषा संबंधित अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख सांप्रदायिकता और युवा कांग्रेस सदस्यों द्वारा डोमिनियन स्थिति से असंतोष के कारण इससे अस्वीकार कर दिया गया। नेहरू और बोस द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। देखो, आपके मन में आ सकता है 2-3 पॉइंट कि सर हम तो इतना कुछ आप तो बता दिए, पर इतना क्या याद रहेगा? नहीं, संभव भी नहीं है। किसी मुझे भी याद नहीं रहता, आपको कहाँ से याद रहेगा? किसी को याद नहीं रहेगा। पर आप बार बार 1-2 बार वीडियो देखो, जो आप पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करो, उसे नोट बनाओ कॉपी पे। फिर हम अपना MCQ जो प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर का, उसको ध्यान में रखो। हाँ, उससे कुछ नोट्स बनाओ, तब जाके आपके सिलेक्शन पूरे होंगे। मैं आपको बताऊँ, हम लोग का सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि हम 1-2 क्वेश्चन कम जानते, बल्कि इसलिए रुकता है कि जो 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा जानना चाहिए था, जो बाकी लोग जानते हैं वो हम नहीं जानते हैं। समझा? वो 1-2 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। UPSC में भी क्या है, एग्जाम होते हैं, सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, पर वो क्वेश्चन जरूर आने चाहिए जो कायदे से सबको आते हैं, है ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, ध्यान रहे, आप यदि PDFs चाहते हैं और डिफरेंट और कोई क्लासेस की डिमांड रखते हैं, सो लेट मी नो। और आंसर राइटिंग के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको फ्री आंसर राइटिंग कराई जाएगी मुफ्त में, एकदम अच्छे से। कॉपी इवैल्यूएशंस भी होंगे, है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।